आपका बहुत बहुत स्वागत है राणा जी। जी प्रणाम। काल महाबली है, होनी अटल है, वो होकर के ही रहेगी। कि कुंडली अगर एक्यूरेट आपके पास आ गई, जी आपने बताया कि आप उसके कुल, खानदान, रिश्तेदार सबको डिकोड कर सकते हैं, उसके हर क्षण को डिकोड कर सकते हैं। व्यक्ति के उसके लाइफ में किस क्षण क्या घटना घटेगी, कब घटेगी, कहाँ घटेगी, ये सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। और रामवीर जी, आप एक जन्म पत्री को सिर्फ एक बच्चे की या एक व्यक्ति की जन्म पत्री मत मानिए। ठीक है, ये उसके पूरे कुल की जन्म पत्री है, पूरी लीनिएज के बारे में बताएगी। मतलब अगर मेरी जन्म पत्री एक्यूरेट है, ससुराल पक्ष में आपकी एक्यूरेट जन्म कुंडली को देख करके ही बड़े अच्छे से स्पष्टता से ये बताया जा सकता है कि आपके ससुर के छोटे भाई के बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं। कुंडली का क्या मतलब? मैरिज के टाइम पे मैच मेकिंग का ये पार्ट है कि हम सिर्फ बच्चे, लड़के की ही नहीं, लड़की के कुल खानदान को भी समझने की कोशिश करें उसके चार्ट के जरिए, जन्म पत्री के जरिए। लेकिन इस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आज के एपिसोड में हम जो बात कर रहे हैं वो बातें भी कौन सी पहले हुई हैं। ये जो प्री बर्थ लाइफ है, एक्यूरेट कैसे इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं? नमस्ते। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि रामवीर श्रेष्ठ, आपको भी पॉडकास्ट करना चाहिए। फिर बात थी कि पॉडकास्ट का विषय क्या हो। तो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड से मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो आदमी है वो 3 बातों से आदमी बनता है, या ये कहिए कि उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो 3 जगह से होता है। एक है जन्म पूर्व यानी प्री बर्थ लाइफ, मतलब वो 9 महीने का जीवन, और दूसरा है पारिवारिक वातावरण, और तीसरा है सामाजिक परिवेश यानी सोशल एटमॉस्फेयर। अब ये 3 बातें थी। इनमें से 2 बातें तो सबको समझ आती हैं कि बच्चे का घर में जन्म हुआ है, जन्म के बाद में जैसा परिवार है, परिवार के संस्कार हैं, उस हिसाब से वो ग्रो करता है, उसके विचार ग्रो करते हैं। और जब उसकी सोशल अपब्रिंगिंग होती है, जब वो घर के बाहर जाता है, स्कूलिंग शुरू होती है, आस पड़ोस में जाता है, वहाँ उसका एक सोशल एटमॉस्फेयर उसको मिलता है। उससे भी उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वे उसके पड़ोसी बच्चे धीरे धीरे उसके साथ पढ़कर लिखकर बड़े होते हैं, और फिर वही उसकी संगत भी बनती है। लेकिन एक बात यहाँ पर अक्सर छूट जा रही है। वो जो कहा गया, वो प्री बर्थ वो कहा गया, उसका क्या इम्पैक्ट था? मतलब आपने एक मकान बनाने पर पूरा ध्यान दिया कि उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसका कलश कैसा होगा, उसका शिखर कैसा होगा, लेकिन उसकी नींव में लगे जो पत्थर हैं वो कैसे होंगे, उसकी नींव कैसी होगी, वो अर्थक्वेक प्रूफ होगा कि नहीं होगा, अगर भूकंप आ गया तब उस मकान का क्या होगा, अगर आदमी के ऊपर कोई संकट आ गया तो वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा, डिगेगा कि नहीं डिगेगा, कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा, उसकी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, संकल्प है, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ जाएगी। और इसलिए आज हम इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत कर रहे हैं, और इस शुरुआत को हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक इसे हम पूरी तरह से समझ ना लें कि आखिर ये प्री बर्थ लाइफ क्या है। ये वो 9 महीने ही है या उस 9 महीने से भी कुछ ज्यादा है? और इस सारी प्री बर्थ लाइफ को लेकर के हमारे यहाँ पर हमारे बड़ों ने क्या कहा है, संहिताओं में क्या कहा गया है, शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, और अभी जो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस भी भारत में चल रही है जहां प्री बर्थ लाइफ को डिजाइन किया जाता हो, बच्चा कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर चिंता पहले दिन से शुरू होती है। मतलब गर्भाधान संस्कार से भी पहले ही शुरू हो जाती है। और अगर आप एक माँ हैं और अगर आप एक पिता हैं तो आपके लिए
अपने भविष्य को तय करना, अपने भविष्य की नींव रखना, उसके लिए सोचना, समझना और सोच समझकर आगे बढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है। इस सोच समझ को हम तक पहुंचाने के लिए अगर आप में से किसी के पास भी कुछ इनपुट है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारी मेल आईडी पर आप बताइए, हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और आज इसी सब को समझाने के लिए हमारे बीच में करीब 38 सालों से इस विषय पर अध्ययन करने वाले, पंजाब से जो अबोहर वहाँ पर एक ज़िला है, वहाँ से RS जो हमारे साथ में राणा जी हैं, वो आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राणा जी। जी प्रणाम। और मेरी एक ही इच्छा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो प्री बर्थ लाइफ है, इसको हम कैसे एक्यूरेट, कैसे इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। रामवीर जी, हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट तौर पे वर्णित था कि संतान की उत्पत्ति और आपको किस तरह की संतान चाहिए, उसका बड़ा स्पष्ट वर्णन है। लेकिन समय काल के अंतराल के कारण, समय बीतते रहने के कारण हम उस विद्या को भूलते जा रहे हैं या वो विद्या हमसे लुप्त होती जा रही है। तो मैंने लगातार उस पे काम किया और उसमें मैंने ये देखा कि सबसे पहले तो जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम मिलान करवाते हैं, दोनों कुंडली मिलान करवाते हैं। गुणों का मिलान होता है। वो गुणों का मिलान उसका एक अंश मात्र है। ठीक है। तो वो आगे उसमें काफ़ी गहन प्रक्रियाएं हैं। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि इन कपल का, यानी कि इनका मेल और फीमेल की अगर शादी करवा दी जाए या शादी हो तो क्या ये दोनों संतान उत्पत्ति में और वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। जब वो चीज़ चेक करते हैं हम, तो उसमें हम फिर उनके संतान की गणना भी हमें मालूम हो जाती है। अब जिस विषय पे आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं उसमें ये होता है कि जो मासिक धर्म चक्कर है, फीमेल के मासिक धर्म चक्कर से वो प्रक्रिया का आरंभ होती है। उसमें पहले 4 दिनों, क्या उस साइकिल के भी एक एक दिन का महत्व है? जी बिल्कुल है। उस साइकिल में ना जी, हमें उसकी भी एक अलग से जन्म कुंडली बनती है, मंथली साइकिल की कुंडली बनती है। आप शायद ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। तो वो साइकिल, मंथली साइकिल प्रोडक्टिव है या नहीं है, वो उस जन्म कुंडली से हमें उसके बारे में पूर्णतः पता चल जाता है। ठीक है। अगर वो साइकिल प्रोडक्टिव है, अगर उसमें नई संतति को जन्म देने की क्षमता है, आपको ये पता लग जाता है कि इस बार गर्भ ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसमें भी वही 3 फैक्टर काम करेंगे जो हमेशा करते हैं कि आपका मासिक धर्म चक्कर किस तारीख को शुरू हुआ। मतलब इसमें फिजिकल डेफिशिएंसी भी शामिल है, उसका भी पता लग जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें किस दिन मासिक धर्म चक्कर शुरू हुआ, किस समय शुरू हुआ, क्षण, और किस स्पॉट पे, किस स्थान पे वो साइकिल शुरू हुआ, उसकी मासिक धर्म चक्कर की जन्म कुंडली बन जाती है। और वो कुंडली हमें बड़े स्पष्ट तौर पे ये बता देती है कि ये साइकिल प्रोडक्टिव है या नहीं है। ठीक है। अब जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये साइकिल प्रोडक्टिव है, और उसके बाद पहले 4 दिनों तक गर्भाधान का निषेध है। जो 5वें दिन की संतान है वो एक पुत्री का जन्म होता है, और वो पुत्री जो है वो कैरेक्टरलेस होगी। ये कंफर्म? जी बिल्कुल। उसके बाद आप इवन डेज
छठे, 8वें, 10वें, 12वें और 14वें ये दिन जो होंगे उस मासिक धर्म चक्कर के, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जो 5 को हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, 7, 9, 11, 13 और 15 हैं, वो पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। और इसी तरह तारीख वाइज, क्रम वाइज क्वालिटी ऑफ चाइल्ड वो बढ़ती चली जाती है। हाँ, उसमें भी एक स्पष्ट निर्देश है कि आपको छठी दिन का संतान होगी तो वो इस गुण और धर्म वाली होगी, 8वें दिन की ऐसी होगी, 10वें दिन की ऐसी होगी। लेकिन उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि 14वें दिन का जो बेटा है, पुत्र रत्न की जो प्राप्ति होने जा रही है, वो सर्वगुण संपन्न होगी, वो श्रेष्ठ संतान होगी। इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। हाँ, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और जो 15वें दिन की बिटिया है, पुत्री है, वो भी सर्वगुण संपन्न होगी। क्या बात है जी। तो इसका वेट करते होंगे लोग? जी बिल्कुल करते हैं। नहीं, इसका वेट करते होंगे। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तब वो इसका वेट तो क्यों करते होंगे? नहीं, वो तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं ना। उनको तो इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि भी किस डेट में मेल का बर्थ है और किस डेट में फीमेल का बर्थ है। वो डेट्स जो हैं वो मंथली साइकिल ही डिसाइड करता है। ये इतना मैंने समझ लिया, इतना हमारे दर्शकों ने समझ लिया। ये जो बातें हैं, ये बातें हमें एविडेंस के तौर पर, ठीक है, जैसे हम अपने आयुर्वेद, ज्योतिष, या हम अपनी जो सनातन परंपरा है, ठीक है, जो सनातन साइंस है, हम उसको समझते भी हैं, उस पर विश्वास भी रखते हैं, आस्था भी रखते हैं। क्या हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये बातें वहाँ से आती हैं? जी, ये चीज़ें वेदों से ही आई हैं। ज्योतिष विद्या जो है वो वेदों से ही निकली है। और उसमें कुछ संहिताएं भी इस पर प्रकाश डालती हैं। संहिताओं के बारे में तो मैं इतना स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो चारों वेदों में ज्योतिष विद्या का जब वर्णन आया तो कालांतर में, जब राजे महाराजाओं का जमाना था, उस समय में उस क्वालिटी की संतति देने के लिए, क्योंकि वंश को आगे चलाने के लिए, साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो दरबारी थे, राज ज्योतिष उसके लिए काम जी करते थे। वो इस विद्या का गहन अध्ययन भी करते थे और उसका वो लगातार इस्तेमाल भी करते थे। अगर उसमें मैंने देखा कि क्यों बहुविवाह की प्रथा क्यों प्रचलित थी, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था। जब राजज्योतिषी ये महसूस करते थे कि फलां रानी उस क्वालिटी के संतान को देने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए वो राजा को ये परामर्श देते थे कि आप दूसरी शादी करें और शादियां करें। तो वो उन रानियों का चुनाव इसी विधि से करते थे। आपने एक बात कही जो मोटे तौर पर आज की भाषा में समझी जा सकती है कि पीरियड के 14वें दिन जो संतान है वो बेटा है और वो सर्वगुण संपन्न है जी होगा। जो 15वें दिन होगी वो बेटी होगी, बिटिया होगी, और वो भी सर्वगुण संपन्न होगी। जी, ये एक मोटी सी बात आपने डिस्क्लोज की, ठीक है। इसके आपने कुछ प्रयोग किए, और कितने प्रयोग किए? जो प्रयोग किए वो कितने प्रतिशत सफल रहे? जी, अध्ययन करने के बाद अब तक मेरे पास 8 के करीब केसेस सक्सेसफुली जो है हम उन बच्चों की प्राप्ति कर चुके हैं। हम मिल सकते हैं उन बच्चों से? जी बिल्कुल, आप मिल पाएंगे। क्या बात। आप इसमें ऐसे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, एक तो आपने एक क्लू दे दिया, ठीक है। तो जो उत्तम संतान चाहते हैं वो उनके लिए आपने दिन भी बता दिया, ठीक है। एक तरह से चीज़ें डिस्क्लोज हुई। लेकिन क्या कुछ और पथ्य परहेज हैं? क्या कुछ और सावधानियां हैं? क्या कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको ऐड करने की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, उसमें ये एक कंप्लीट प्रक्रिया होती है। उसमें आपको
संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया, संभोग क्रिया करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसकी संभोग क्रिया की एक स्पेसिफिक मुद्रा होती है जिनका वर्णन शास्त्रों में भी है और जिनको हम हमारे अजंता अलोरा की गुफाओं और अन्य मंदिरों में भी देखते हैं। ओके। और उसके बाद जब वो संभोग क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद भी फीमेल को, स्त्री को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों का वर्णन है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक तरह से पर्सनल कंसल्टेंसी से समझ में आती होंगी जी, जिनको जिनको हम यहाँ कि डिस्कस नहीं कर सकते। क्रिया प्रारंभ करने से पहले क्या सावधानियां रखनी है, क्रिया किस तरह से संपन्न करनी है, और क्रिया के बाद जो है वो आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं जिससे गर्भ धारण हो। ठीक है, इसमें यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी यह है कि एक जातक जो है उसका जन्म होना है जी। जन्म होने के समय में उसकी जो कुंडली है उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। उसको लेकर बात होती है कि जैसे मेरे बारे में ये है कि हाँ रामवीर, तुम्हारा जन्म इस तारीख को हुआ था, इतना भर का, ठीक है। फिर कभी माँ ने बताया कि सुबह को हुआ था, भोर में हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त में। कुछ मतलब वो एक्यूरेसी एकदम, क्या उसका कोई महत्व है? क्या स्थान का कोई महत्व है? जैसे मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ, ठीक है, पर आज तो लोकेशन जो है, जब आप ड्राइवर को बुलाते हैं तो लोकेशन एक्यूरेट आती है वो कई बार कि यहाँ है, ठीक है। तो क्या इसमें भी इस एक्यूरेसी का कोई मतलब है? क्या उसको कुछ समझा सकेंगे? जी, मैंने अपना जीवन जो है ना जी, वो इसी सटीक गणना पद्धति को समझने में ही पूरा गुजारा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हुए एक त्रुटि रहित जन्मपत्री बनाने के लिए हमें 3 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तथ्य सर्वविदित है, जन्म तारीख, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है। ठीक है। दूसरा जो आम प्रचलन में है वो लिया जाता है जन्म स्थान। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली आपने कह दिया, तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, और जो सॉफ्टवेयर आते हैं या जो पंचांग में भी अक्षांश रेखांश दिया रहता है वो औसत दिया होता है, औसत वैल्यू दी होती है। तो जब हम औसत वैल्यू अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारी जन्म पत्री की शुद्धता को घटा करके 80% पे ले आते हैं। क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग फर्स्ट टाइम कि यहाँ जन्म स्थान से काम नहीं चलता है, बल्कि बर्थ स्पॉट की आवश्यकता होती है। बर्थ स्पॉट, ये नई बात है, ये नई बात है। बर्थ स्पॉट। अब उदाहरण जिससे आपको और दर्शकों को सबको वो बात समझ में आए, तो मेरा जन्म अबोहर कस्बे में हुआ, तो औसत अबोहर का अक्षांश 74 डिग्री 12 मिनट है। 74 डिग्री 12 मिनट पूर्व। ठीक ठीक, ये औसत है, ये औसत है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन मेरा जन्म अबोहर कस्बे के नई आबादी मोहल्ले में गली नंबर 5 में छोटी पौड़ी वाले चौराहे पे हुआ। तो मुझे अपने उस मकान में उस कमरे तक पहुंचना था, और उस कमरे का जो अक्षांश है वो 74 डिग्री 11 मिनट 37.22712 सेकंड है। क्या बात। तो इस तरह से अक्षांश की आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, उसी तरह रेखांश की चाहिए। आपको तो कुंडली बनाते समय बर्थ स्पॉट का मतलब यह है कि जन्म जो है वो किस चारपाई पर हुआ है। एग्जैक्टली। और उसका उस वो चारपाई का अक्षांश रेखांश क्या था, उस लोकेशन का, हाँ, उसका महत्व है। क्या बात। तो अच्छा, हाँ,
इस चीजों को लेके मैं आगे बढ़ा। अच्छा, ये एक्यूरेसी, ये मामूली सा अंतर नजर आता है। देखिए, ठीक है। 74 डिग्री 12 मिनट ईस्ट हम्म, अक्षांश की बात कर रहे हैं, हम्म। और उसी तरह मैंने उसको 74 लेकिन डिग्री इतना 11 सा मिनट। इतना सा बदल होने के बाद कुंडली में कितना बदल होता है? हाँ जी, अब कुंडली का बदलाव, इससे जो है एक्यूरेसी, वो जो 80% पे थी वो एकदम से बढ़ के 95% पे पहुंच जाती है, 95% पे पहुंच जाती है। 15% का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। 100% क्यों नहीं? 100% के लिए फिर हमें थर्ड फैक्टर को लेना पड़ता है, वो आप कहते हैं जी जन्म समय। ओके। यहाँ जन्म समय भी काम नहीं करता है, हम्म। यहाँ जन्म क्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्षण यानी सेकंड? क्षण, वो मोमेंट जिस समय जन्म हुआ। तो उसे हम सेकंड मान सकते नहीं, हैं? सेकंड्स में भी वो डेसिमल के 2 डिजिट तक जाता है। अच्छा, वो सिर्फ तो घंटा ही नहीं होगा। आपने किसी जातक के जन्म को इतना एक्यूरेट जी, कलेक्ट किया? आज मैं उन 2-3 उदाहरणों से आपको अपने लैपटॉप के जरिए वो उदाहरण दे करके मैं स्पष्ट आपको दिखाऊंगा कि उससे किस तरह जन्म कुंडलियों में तब्दीली आती है। दिखाइए। तो शुरुआत इस तरह करते हैं कि मेरे दूसरे बेटे का जन्म अबोहर में साईं हॉस्पिटल में हुआ। तो जन्म के समय मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी लेकर के बैठा हूं। ऑपरेशन थिएटर में 4 महिलाओं की उपस्थिति है, एक मेरी धर्मपत्नी, एक मेरी साली साहिबा, एक डॉक्टरनी साहिबा और एक नर्स। मेरी साली साहिबा को ये सख्त निर्देश है कि जैसे ही बच्चे की गर्दन बाहर आए तो उन्होंने अस्पताल में लगी हुई सेकंड की घड़ी से समय नोट करना है, घंटा, मिनट और सेकंड। मैं बाहर घड़ी लेकर के बैठा हूं, तो मेरी साली साहिबा ने जो टाइम नोट किया वो 1:41 और 15 सेकंड नोट किया। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पूर्णतया बाहर आया और डॉक्टरनी साहिबा ने उसे उल्टा करके थपथपाया, तो मैं बाहर बैठे हुए बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने पे समय नोट करता हूं, तो वो 1:42 होता है। ठीक है। उस प्रक्रिया में 45 सेकंड लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट निर्देश है कि किस स्पॉट पर, किस क्षण, किस प्राणी का, प्राणी मेल होगा या फीमेल होगा, पशु होगा, पक्षी होगा, पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, मेराइन मम्मल्स होंगे, उनका सृजन होना है। ये सब चीज वर्णित है। तो उस शास्त्रों के उस दिशा निर्देशों के अनुसार जब मैंने अपने दूसरे बेटे के जन्म के बर्थ टाइम को चेक किया, तो उस स्पॉट पर मेल चाइल्ड का बर्थ 1:41 24.81 सेकंड से लेकर के 1:41 30.86 सेकंड्स के बीच में ही संभव है। ये समय अंतराल आप देखेंगे कि लगभग 6 सेकंड्स का होता है। ओके। तो वो हमें शास्त्र भी ये क्लियरली बताते हैं कि संतान का जब गर्दन बाहर आ गई, उसके बाद उसके बॉडी के बाकी शरीर को बाहर आने में लगभग 6 सेकंड का समय लगता है। भारतीय काल गणना तो सेकंड के भी नीचे निमिष है, पल है, निमिष है जी, इसमें भी जाती है। लेकिन वो अब क्योंकि हम इंग्लिश पैटर्न अपना चुके हैं, घंटा, मिनट, सेकंड्स की बात करते हैं। पल यानी पलक मारने का एक ये जी, और निमिष यानी पलक मारने का 10वां हिस्सा जी, ये यहाँ तक है। ये थी। उसको हमने अब सेकंड्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ले लिया है। मैंने प्रैक्टिकली उसको 2 डिजिट्स तक ले लिया। ठीक है। ये तो बेटे का हुआ। अब उसमें आप अगला सवाल ये करेंगे कि राणा जी, ये तो आप अलर्ट थे, आप इस विद्या को जानते थे, इसलिए आपने साइली साहिबा को भी वहाँ ऑपरेशन थिएटर में रखा हुआ था, आप बाहर भी घड़ी लेकर के बैठे थे, और इस वजह से आप इतनी एक्यूरेटली उस जन्म समय को नोट कर पाए, ज्ञात कर पाए।
अच्छा, मुझे एक बात आप और बताइए कि जो प्री बर्थ है, जी जो हमने डे डिज़ाइन किया, सर्वगुण संपन्न बेबी हमें चाहिए उसके लिए, और उसके लिए और भी क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जी और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई ज्ञानवान या कोई इस तरह की जानकारी या इस तरह की शास्त्रोक्त कोई जानकारी है, तो उसको आप उस इनपुट को हमें दे सकते हैं। राणा जी भी हमें उस जानकारी को दे ही रहे हैं। अ, लेकिन अब जो जातक पैदा हो गया, जी तो उसके बाद उस कुंडली का या उस जन्म का, उस टाइम का, उसका वो महत्व मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है। जी फिर आगे उसका क्या महत्व है? देखिए, यही कि उस पर क्या-क्या विपदाएँ आएँगी, यही कि उसका भाग्य कैसा होगा, वगैरह-वगैरह? या ये पता चलेगा कि इसके साथ कल क्या होगा? जी वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। और रामवीर जी, आप एक जन्म पत्री को सिर्फ एक बच्चे की या एक व्यक्ति की जन्म पत्री मत मानिए। ठीक है? ये उसके पूरे कुल की जन्म पत्री है, पूरी लीनिएज के बारे में बताएगी। क्या बात! पूरी लीनिएज, उसके हर रिलेटिव के बारे में आपको उस जन्म पत्री से सारी जानकारी मिल सकती है। ये तो एक तरह का डीएनए हो गया ना? जी बिल्कुल। तो अगर आपको एक परिवार में से, मतलब अगर मेरी जन्म पत्री एक्यूरेट है, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पूरे कुटुंब में मेरे दादा परदादाओं की भी जो औलादें हैं, और हम कम 250-300 लोग हो गए होंगे गांव में, वो फिर उनके रिश्तेदार, उनके नाती पोते, है ना, उनकी बेटियां जहां गई हैं, उनके बच्चे, ये सब कवर होते हैं उससे? जी अब वहां आप क्यों जा रहे हैं? चलिए आपके ससुराल की तरफ चलते हैं। ससुराल पक्ष में आपकी एक्यूरेट जन्म कुंडली को देख करके ही बड़े अच्छे से स्पष्टता से ये बताया जा सकता है कि आपके ससुर के छोटे भाई के बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं। नहीं, मेरी कुंडली से ससुर साहब का क्या मतलब? भाई आपकी कुंडली से आपकी वाइफ की का घर पता चलेगा, आपकी वाइफ से उसके फादर का घर पता चलेगा, उसके फादर से जब आपके ससुर तक हम पहुंच गए तो उसके बाद उसका थर्ड हाउस जो है उसके छोटे भाई के बारे में बताएगा, छोटे भाई बहनों के बारे में, 11th हाउस उसके बड़े भाई बहनों के बारे में बताएगा, और हम उससे उसके छोटे भाई तक पहुंचेंगे, आपके ससुर के छोटे भाई तक, और फिर उसके बाद उसकी संतान, उसका 5वां हाउस है, तो हम उन संतानों तक पहुंचेंगे। फिर आपको उनके कर्म चाहिए तो हम उन 5वें हाउस से 10वें हाउस पे जाएंगे। 10वां हाउस कर्म का होता है, तो हम वहां उनके कर्म को देख करके आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कि उसके, आपके ससुर के छोटे भाई के बच्चे जो हैं इस समय ये कर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, लेकिन और आपने ये भी कहा कि इसमें तो रिश्तेदार भी कवर हो गए। सभी कवर हो जाएंगे जी, ये एक कुंडली से मात्र। ये सैकड़ों कुंडलियां नहीं चाहिए होती, एक एक्यूरेट कुंडली, किसी एक बच्चे की ही एक्यूरेट कुंडली बना लीजिए, किसी की भी, और उसके बाद आपको आपका परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार या सब जो है उसमें कवर हो जा रहा है, आपका कहना ये है। जी लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो कुंडली बनी है, या सबकी कुंडली बनी है, या जो फ्यूचर में बच्चे आ रहे हैं उनकी सबकी एक्यूरेट कुंडली बनी है जी आपके अकॉर्डिंग, तो उस कुंडली का उसके जीवन पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? कुंडली का क्या मतलब? कुंडली बन गई, चीज़ें पहले से डेस्टिनी तय है कि उसके साथ क्या होगा, क्या करेगा। अगर डेस्टिनी तय है तो तय है। कुंडली बनने से उसे एक खतरे का पता और लग जाएगा, या आप ये कह रहे हैं कि उस खतरे का पता लगने से कुछ उपाय उसको बताया जा सकता है और उस खतरे से उसको बचाया जा सकता है? देखिए, जन्म कुंडली अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य ये था कि हम जिसके भी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, हम उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को समझ पाएं। ठीक है। उसकी लीनिएज के साइकिल्स को समझ पाएं। ठीक है। उद्देश्य ये था, लेकिन आधुनिक समाज ने उसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो स्वार्थी बना दिया। अच्छा, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम जिस घर में अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं या अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, उस घर के उस लड़के की कुंडली अगर हम समझ लें, तो कुंडली को समझ करके हम उसके पूरे कुल खानदान का कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। जी। मतलब मैंने थोड़ा सा उसको स्लैंग बोल दिया है जी।
ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। ये भी जैसे आपने प्रश्न किया था उस समय, गुण मिलान कह के आपने बात को खत्म कर दिया था, क्योंकि प्रचलन में शब्द ये आता है कि पंडित जी ये लड़के की कुंडली है, ये लड़की की कुंडली है, आप इनका गुण मिलान कर दें। तो दिस इज ए पार्ट मैच मेकिंग। मैरिज के टाइम पे मैच मेकिंग का ये पार्ट है कि हम सिर्फ बच्चे लड़के की ही नहीं, लड़की के कुल खानदान को भी समझने की कोशिश करें उसके चार्ट के जरिए, जन्मपत्री के जरिए। लेकिन इस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आज के एपिसोड में हम जो बात कर रहे हैं वो बातें भी कौन सी पहले हुई हैं, हर बात ही नहीं है। ओके ओके, मेरे पास सवाल ख़त्म है। आपके पास कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजिएगा। और मैंने पहले कहा कि मेरे पास सवाल ख़त्म है, इसलिए बताने के लिए शेष अगर आपके पास कुछ है तो आप ज़रूर बताइए जी। और हम इस पर इनपुट जो है वो आगे लेते लेंगे जी। अब जैसे आपने बात की थी, मैं 95% तक पहुंचा था 80 से। और आपने कहा कि अगर टाइम को भी एक्यूरेट किया जाए तो 100% जाए। जी नहीं, 100% कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है। तब हम एक्यूरेसी लेवल को 99.99% तक लेके जा पाएंगे। 100% सिर्फ ब्रह्मा जी ही जानते हैं। ओके। इंसान नहीं जान सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये और बताइए आप मोटा मोटा सा कि कुंडली अगर एक्यूरेट आपके पास आ गई, जी, आपने बताया कि आप उसके कुल खानदान रिश्तेदार सबको डिकोड कर सकते हैं, उसके हर क्षण को डिकोड कर सकते हैं। व्यक्ति के उसके लाइफ में किस क्षण क्या घटना घटेगी, कब घटेगी, कहाँ घटेगी, ये सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा अगर आपने चार्ट एक्यूरेट बना लिया तो। मैंने सुना है आपके एक भक्त से कि वो उसके ऊपर खतरा आने से पहले आप उसको इशारा कर देते हैं कि जरा बच कर रहिए। जी, ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समय चक्कर में एक पद्धति है जो ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर श्री PVR नरसिम्हा राव जी ने ये सॉफ्टवेयर जन कल्याण के लिए फ्री में दिया। उसके साथ साथ उन्होंने वो विधियां टेक्निक्स भी उस सॉफ्टवेयर में डाली। तो उन्होंने डेली तिथि प्रवेशा चार्ट, डेली नक्षत्र प्रवेशा चार्ट और डेली योग प्रवेशा चार्ट, ये हर रोज का चार्ट बनता है। जब आपने वो जन्म कुंडली का डाटा एक्यूरेट बना लिया उसके बाद तो मैंने तीनों विधियों पे अच्छा खासा समय लगाया और मैंने फिर पारंगत जो है वो डेली तिथि प्रवेशा चार्ट पे की। DTPC, ओके, DTPC। तो मैं अपने और अपने करीबियों के वो DTPC डेली मॉर्निंग में चेक करता हूं और उससे संकेत मिलता है कि किस समय किस क्षण उस दिन के दौरान उस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटेगी। ये क्या एक दिन अगले 24 घंटे का प्रेडिक्शन करता है ये जो? नहीं, ये डेली तिथि प्रवेशा चार्ट, तिथि तो लिया जाता है। अच्छा, और तिथि यानी 24 घंटा करीब, लगभग 24 घंटा होती है। वो 22 घंटे भी हो सकती है, 26 घंटे भी हो सकती है। ठीक है। तो वो कहाँ से निकलती है? वो अगेन जब आप तीनों डाटा एक्यूरेट ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ स्पॉट, बर्थ मोमेंट, वो आपको ये बताएगा कि इस व्यक्ति का जन्म, जैसे अगला उदाहरण मैं खुद का देने वाला था, तो मेरे जन्म के समय कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 48.38% शेष थी। क्या बात। तो हर रोज वो इसी 48.38% को उठा करके हर तिथि में वो डेली तिथि प्रवेशा चार्ट बनाएगा। तो उस मोमेंट का जो चार्ट होगा वो चार्ट आपको उस पूरे दिन की एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। मैंने मान लिया कि खतरे का पता लग जाता है आपको अगले 22 घंटे या 26 घंटे का आपको प्रवेशा तिथि चार्ट से पता लगता है, हिंट्स मिलते हैं और आप उसको बता देते हैं। ये कुछ प्रकृति का यानी विधि का जो विधान है उसके विपरीत नहीं है ये बात? बिल्कुल है जी। एक्चुअली तो ये आप कैसे अपने हाथ में लेते हैं? देखिए, काल महाबली है, ठीक है,
होनी अटल है, वो होकर के ही रहेगी। ठीक है। ठीक है। तो जब वो चीज़ को समझ लिया, गन्ना के तहत ये स्पष्ट होने लग गया कि भाई हर रोज का, हर मोमेंट का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद मैंने उसी चीज पे काम करना शुरू किया। अरे भाई, हम एक निसंतान दंपति जो संतान पैदा करने में अक्षम है, ठीक है, वो आईवीएफ तकनीकों का सहारा ले रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ भाग रहे हैं। अब जब हम उन्हें मासिक धर्म चक्कर के जरिए संतान देने की काबिलियत रखते हैं, तो क्या ये प्रकृति से खिलवाड़ नहीं है? वो काम तो हम बहुत पहले से कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। और मजेदार बात ये है रामवीर जी कि मैं डेली अपना चार्ट, अपना डेली तिथि प्रवेशा चार्ट जानने समझने के बाद मैं हर रोज ये प्रयास करता हूं कि मैं इससे पंगा लूं। अच्छा। और इसको ना होने दूं। लेकिन वो होता है। लेकिन वो होता है, ये तय है, वो चीजें होती हैं। तो ये तो हालात वैसे बनते हैं। मतलब ज्योतिष जो है आपको प्रकृति के रहस्यों के बारे में, जीवन के भविष्य के बारे में बताता भी है, और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो होना है वो होता है, जिसको होनी आप कह रहे हैं। जी, वो अटल है। डेस्टिनी जो काल महाबली है। मनुष्य में ये क्षमता नहीं है कि वो उसे रोक पाए। लेकिन फिर भी आप कुछ प्रिकॉशंस लेने की बात कहते हैं, और लोगों को जब वो इशारा आप देते हैं, लोग उससे बचते भी हैं, तो ये भी तो एक प्रोसेस है ही ना जी। ये रेमेडीज, उपाय के उसमें आती है, और ये लास्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ। रेमेडीज भी पार्ट ऑफ नेचर ही है। जी, पार्ट ऑफ नेचर ही है। ओके। उसमें एक्चुअली क्या समझ में आया वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक प्रारब्ध जुटाया। देखिए, ये जन्म जन्मांतरों का खेल है। हमारी ये जो थ्योरी, सिद्धांत है, वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि हमने हजारों जन्म लिए, और इस जन्म में पैदा होने के उस क्षण, उस स्पॉट पे हमने अपनी उस प्रारब्ध की गठरी में से इस जन्म में कुछ पाप और कुछ पुण्य ले आए, और उसे हम जो है भोगने जा रहे हैं। ठीक। बेसिकली अगर मैं ये दो लैपटॉप में समझ पा रहा हूं, तो ये दो लैपटॉप इसलिए रखे गए हैं कि यहाँ पर जातक की कुंडली बनाते समय अगर उसमें लोकेशन और टाइम, उसकी एक्यूरेसी अगर 1-2 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट भी आगे पीछे होती है, तो पूरे ग्रह और नक्षत्र, उनके घर द्वार सब बदल जाते हैं। एम आई राइट? जी। तो कुल मिलाकर के ये इस बात को ही पुख्ता करता है। मैं फिर एक आखिरी से सवाल की तरफ जाता हूँ। मुझे एक सवाल रह गया था, जो आपने कहा कि 8 ऐसे केसेस हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने जिनकी एक तरह से उनको आपने एडवाइस किया, वैदिक रीति नीति से, ज्योतिष शास्त्र की रीति नीति से उन्हें आपने प्री बर्थ लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए उनको सलाह दी, और वो जो बच्चे हुए, एक तो ये बात आपने कही कि वो सर्वगुण संपन्न होगा, आपने 14वां दिन और 15वां दिन वाले बच्चे। ठीक है। लेकिन एक बात और चल रही है आजकल इस डोमेन में कि आपको डिज़ाइनर बेबी, एक ये वर्ड है कि अगर आपको वकील चाहिए तो वकील होगा, आपको अगर इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर होगा, आपको अगर ब्यूरोक्रेट चाहिए तो ब्यूरोक्रेट होगा। इज दिस पॉसिबल? जी नहीं, शास्त्र जो बता रहा था, मैं उससे आरंभ करता हूं कि आपके बेटे का केस ले लीजिए। चले, 6ठे दिन बेटा होगा, वो आपका औसत बच्चा होगा। ठीक है। 8वें दिन वाला बच्चा उससे बेहतर होगा। और लेकिन क्या किसी खास गुण से संपन्न भी होगा? जी, इसका वर्णन है। ठीक है। और फिर उसमें ये क्लियरली कहा जाता है कि आपको आज्ञाकारी बच्चा चाहिए
जो माँ बाप का आज्ञाकारी हो तो आप इस दिन को ऑप्ट करिए। आपको धनवान बच्चा चाहिए, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जाने वाला बच्चा चाहिए, तो आप इस दिन प्रयास करें। ओके। और अगर आपको चौदहवां दिन सारे गुणों से संपन्न चाहिए तो 14वां दिन दिन जो है उसके लिए तय है। जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है प्री बर्थ लाइफ को हमारे सामने रखने की कोशिश की है जी। और मेरी कोशिश भी इस प्री बर्थ लाइफ को समझने की ही है जी। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, जिज्ञासु हूँ इसलिए जानना चाहता हूँ और ये बताने की क्षमता जिन जिन लोगों में हो, ठीक है, मैं चाहूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ ऐसा नहीं, इस प्लेटफॉर्म के बहाने से सब जान पाएँ जी। इसकी कोशिश जो है वो हमने शुरू की है। इस कोशिश में अगर आपके पास अगर कोई अहम जानकारी है तो इस कोशिश में आप भी उसका हिस्सा बनिए और समाज को जागरूक बनाइए और अनुभव सिद्ध बनाइए। अगर ये एक्सपीरियंस के बाद अगर इसके नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे आर.एस. राणा जी ने बताए हैं, तो फिर जो सनातन साइंस है, जो ज्योतिष शास्त्र है, जो वेद विज्ञान है, उनके ऊपर आपकी निष्ठा, आपकी धारणा, आपकी आस्था, आपका भरोसा शायद और ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।